हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। आज आप सुनेंगे मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की बहुत ही मशहूर कहानी तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ये ख्याल आया कि बाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो पागल मुसलमान हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। पता नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का तो मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमे गोइयां होने लगीं। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, "अमा मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है?" तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, "हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं।" ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, "सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली नहीं आती।" दूसरा मुस्कुराया, "मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं।" एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। कई पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अधिकांश ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागलखाने भिजवा दिया था कि वो फांसी के फंदे से बच जाएं। ये पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़ियात से वे भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे जिनके गुफ्तगू से वे कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है और जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इस बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह खराब नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वे पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले वे यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते वो एक दिन पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, "मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में। मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा।" बड़ी देर के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर था जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। उस पर यह तब्दीली ऐसी नमूदार हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चियोट के एक मोटे मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था,
उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उस लड़की को नहीं भूला था। वो उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई है और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। लेकिन वो लाहौर नहीं छोड़ना चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उन्हें बहुत सदमा लगा। वे छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाटी तो जहरमार नहीं करनी पड़ेगी? एक और सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान से ये अजीबोगरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ऑपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वो दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के लंबे अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था। वो लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक जरूर लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियां भी फूल गई थीं। लेकिन जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो बड़े गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि इस बारे में उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी ही संजीदगी से जवाब देता, ऑपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है जहाँ का वो रहने वाला है। किसी को भी मालूम नहीं था कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो आज पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। इस सिख पागल के केश छिद्रे होकर बहुत ही कम रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन आदमी खतरनाक बिल्कुल नहीं था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वे उसके मुताल्लिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैरियत जानकर चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आने के करीब होते तो उसे अपने आप पता चल जाता। चुनांचे वो दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। अपने वो कपड़े
जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था उन्हें निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार कह देता, ऑपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू ही बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब उसे कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की वो आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वे लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वे आएं तो वो उनसे पूछे कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। वो उसे यकीनन बता देंगे कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के अनुसार कह कहा लगाया और बोला, वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, लेकिन खुदा बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा। ऑपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना मूंग दी दाल ऑफ वाहेगुरु जी दा खालसा एंड वाहेगुरु जी दी फतेह। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजल दीन है। बिशन सिंह ने फजल दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजल दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजल दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजल दीन ने फिर कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह और भाई वधावा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फजल दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी के कट्टी हुई थी पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजल दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजल दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजल दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, ऑपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर्फिटेमू। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच चुकी थीं। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुईं। मुताल्लिका अफसर भी हमराह थे। वाघा के बॉर्डर पर
तरफैन के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कई तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वे इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे उन्हें फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, कुछ आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरोगोगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। वे चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार तो फसाद होते होते बचा, क्योंकि कई मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार का मुताल्लिक अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुताल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से साफ इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। टोबा टेक सिंह यहाँ है। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है और अगर नहीं गया है तो उसे फौरन वहाँ भेज दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो बीच में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब कोई ताकत उसे हिला नहीं सकेगी। आदमी क्योंकि बेज़रर था, इसलिए उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम चलता रहा। सूरज निकलने से पहले बिल्कुल निश्चल और बिना हिले डुले खड़े हुए बिशन सिंह के हलक से एक आकाश को फाड़ देने वाली चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, अब औंधे मुंह लेटा है। उधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान, और दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।